Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIC 101 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे। अब आपका जो भी पेपर कोड होगा आप यहाँ पे सर्च कोड वाले ऑप्शन में जाके सर्च कर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी के लिए हम देखेंगे BHIC 101। अब यहाँ पे आपको क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे से कोई प्रॉब्लम आती है गेस्ट पेपर्स को परचेज करने में तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक्सपेंशन कैसे हुआ मौर्यन एम्पायर का। ठीक है, सो द मौर्यन एम्पायर was one of the largest and most powerful empires in ancient India। जो आपका मौर्यन एम्पायर है वो एक लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल एम्पायर है एंशियंट इंडिया का। इसका जो एक्सपेंशन है ये 3 ग्रेट रूलर्स से अंडर हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इसके फाउंडर हैं, बिंदुसार एंड अशोक। सो थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, डिप्लोमेसी एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन द मौर्यन एम्पायर एक्सपेंडेड ओवर अ वास्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यानी कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू, डिप्लोमेसी टाइज के थ्रू और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो मौर्यन एम्पायर है उसने अपने आप को एक्सपैंड किया ओवर अ वास्ट टेरिटरी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नाउ वी विल लुक व्हाट एक्सपेंशन अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर कैसे एक्सपेंशन हुआ। सो द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज लेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 321 BC। यानी कि जो फाउंडर हैं आपके मौर्यन एम्पायर के वो हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था 321 BC में। उन्होंने नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया था जो कि मगध में रूल कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर एंड गाइड चाणक्य। सो चंद्रगुप्त ने क्या किया, पहले कंसोलिडेट किया पावर को इन द गैंजेटिक प्लेन्स में जो कि आपका प्रेजेंट डे बिहार और ईस्टर्न यूपी वाला रीजन है उसको। सो ही देन मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। उसके बाद वो क्या हुआ, जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला इंडिया है उस वाले पार्ट में वो मूव है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल कंफ्यूजन लेफ्ट आफ्टर बाय द इन्वेजन ऑफ द Alexander Great। So Chandragupta defeated the Greek rulers left behind by Alexander and brought Punjab and Sindh under his control। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जो भी ग्रीक रूलर्स थे जो अलेक्जेंडर ने छोड़ के गए थे उनको उन्होंने हरा दिया और अपने अंदर पंजाब और सिंध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। सो ही ऑल्सो फॉट अ वॉर विद सेल्यूकस निकेटर। उन्होंने एक वॉर खेला था सेल्यूकस निकेटर के साथ जो कि एक ग्रीक रूलर थे, और सिक्योर किया उन्होंने टेरिटरीज ऑफ अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को थ्रू अ पीस ट्रीटी। सो बाय द एंड ऑफ हिज रेन, यानी कि चंद्रगुप्त के रेन के बाद उन्होंने क्या कर लिया था, स्टैब्लिश कर लिया था एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर को जो कि एक्सटेंड कर रहा था फ्रॉम बंगाल टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब हम एक्सपेंशन देखेंगे कि बिंदुसार के अंडर कितना एक्सपेंशन हुआ। सो आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य हिज सन बिंदुसार बिकेम द रूलर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उनका बेटा था बिंदुसार वो आपका रूलर बने। ही कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। बिंदुसार ने भी क्या किया, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को कंटिन्यू रखा, ठीक है, पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन को कंटिन्यू रखा। सो बिंदुसार को बिलीव किया जाता है कि उन्होंने कॉन्कर किया था लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल और सदर्न इंडिया का। उनका जो एम्पायर है वो एक्सटेंड हुआ था अप टू द डेक्कन रीजन। दो ही डिड नॉट कॉन्कर द एक्सट्रीम सदर्न रीजन्स लाइक चोला एंड द पांड्या, ही ब्रॉट मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला अंडर द मौर्यन इन्फ्लुएंस। यानी कि उन्होंने क्या है, जो एक्सट्रीम सदर्न किंगडम्स थे जैसे कि चोलाज हो गए या फिर पांड्याज हो गए उनको उन्होंने कॉन्कर नहीं किया था, पर उन्होंने मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला को मौर्यन के इन्फ्लुएंस में ला दिया था। जो बिंदुसार थे वो फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करते थे ग्रीक रूलर्स के साथ, जिसकी वजह से उन्हें हेल्प हुई ट्रेड और डिप्लोमेसी में। एक्सपेंशन अंडर अशोक। सो द ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर टुक प्लेस अंडर अशोक। यानी कि जो सबसे बड़ा एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है मौर्यन एम्पायर के टाइम पे वो आपके अशोक के अंडर होता है। सो अर्ली इन हिज रेन
अशोका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, यानी कि शुरू में क्या किया अशोक ने, पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को फॉलो किया। उनका जो मोस्ट फेमस कैंपेन रहा है वो है उनका कलिंग वॉर 261 BC में, जो कि रिजल्ट हुआ इन द एनेक्सेशन ऑफ कलिंग, दैट इज मॉडर्न ओडिशा। सो दिस वॉर कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। कलिंग वॉर में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और लॉस ऑफ लाइफ हुआ। सो डीपली मूव्ड बाय द सफरिंग, अशोका गेव अप वॉरफेयर एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्म, यानी कि अशोका बहुत ही शर्मिंदा हुए थे इस वॉर में, उस जो सफरिंग हुई इतनी ज़्यादा, जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, तो अशोका ने क्या किया, वॉरफेयर को गेव अप कर दिया और उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी पॉलिसी ऑफ धम्म को, दैट वाज बेस्ड ऑन पीस, नॉन वायलेंस एंड मॉरल वैल्यूज। दो अशोका स्टॉप टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि अशोका ने क्या किया था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन को अब स्टॉप कर दिया था। उन्होंने अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन किया through efficient administration and spread of Dhamma. So his empire extended from Afghanistan in the northwest to Karnataka in the south and from Bengal in the east to Gujarat in the west. यानी कि जो अशोका का एम्पायर था, जो मौर्यन एम्पायर था, वो एक्सटेंड हुआ था फ्रॉम अफगानिस्तान टू कर्नाटक इन द साउथ एंड फ्रॉम बंगाल in the east to Gujarat in the west. In conclusion, we can say that thus the expansion of Mauryan Empire was a gradual process achieved through conquest, डिप्लोमेसी एंड गुड गवर्नेंस, यानी कि जो एक्सपेंशन था मौर्यन एम्पायर का वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी जो कि अचीव हुई उन्हें कॉन्क्वेस्ट के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू और गुड गवर्नेंस के थ्रू। सो इट लेड द फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल यूनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एनालाइज द विजन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडियन फिलोसफी, यानी कि इन्वायरमेंट का क्या विजन है इंडियन फिलोसफी में, हमें वो एनालाइज करना है। सो इंडियन फिलोसफी प्रेजेंट्स अ डीप एंड हॉलिस्टिक विजन ऑफ द इन्वायरमेंट। इंडियन फिलोसफी क्या है, एक डीप और हॉलिस्टिक विजन प्रोवाइड करती है इन्वायरमेंट का। नेचर को सेपरेट नहीं देखा जाता है फ्रॉम ह्यूमंस, बल्कि एक इंटीग्रल पार्ट देखा जाता है लाइफ का। सो जो ये विजन है ये हमें एंशिएंट टेक्स्ट में मिलता है, फिलोसफिकल ट्रेडिशंस में मिलता है, जहाँ की एम्फसाइज किया जाता है हार्मनी को, बैलेंस को and respect for the natural world. So, however, while the ideals are rich, their practical application has often been limited. यानी कि जो आइडल्स हैं ये बहुत ही रिच हैं, बट जो इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। सो इन्वायरमेंट एज सेक्रेड एंड लिविंग। सो इंडियन थॉट में क्या देखा गया है, नेचर को सेक्रेड, ठीक है, सेक्रेड माना गया है। जो 5 एलिमेंट्स हैं दैट इज अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, दैट इज पंच महाभूतास, इनको कंसिडर किया जाता है एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। ह्यूमन बींग्स भी क्या है सेम नेचुरल ऑर्डर से बने हैं। रिवर, ट्रीज, माउंटेन्स और एनिमल्स क्या है, इनको वर्शिप किया जाता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एक डीप सेंस ऑफ रेवरेंस फॉर द एनवायरनमेंट। सो दिस सेक्रेड आउटलुक एनकरेजेस केयर। जो ये सेक्रेड आउटलुक है ये केयर को एनकरेज करता है एंड रिस्ट्रेंट इन यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। फिलोसफिकल ट्रेडिशन मीन्स, so different schools of Indian philosophy contribute to environmental thought, यानी कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी के वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द एनवायरमेंटल थॉट। वेदांता टीचेस द आइडिया ऑफ यूनिटी बिटवीन ह्यूमंस, नेचर एंड अल्टीमेट रियलिटी। सो दिस प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो इस वजह से क्या होता है, हम रिस्पेक्ट प्रमोट करते हैं फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जैनिज्म क्या है, स्ट्रांगली एडवोकेट करता है नॉन वायलेंस को, नॉट ओनली टुवर्ड्स ह्यूमंस बट ऑल्सो टुवर्ड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेकिंग इट द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली फिलोसफी। यानी कि जैनिज्म क्या करते हैं, वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म, सो मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फिलोसफीज। सो जो बुद्धिज्म है वो आपका स्ट्रेस करता है मॉडरेशन पे, कंपैशन पे एंड इंटरडिपेंडेंस पे, डिस्करेजिंग द ओवर कंजम्पशन एंड ग्रीड। जो आपकी संख्या फिलोसफी है ये एक्सप्लेन करती है नेचर को एज डायनेमिक एंड वैल्यूएबल, इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, एथिकल वैल्यूज एंड सस्टेनेबल लिविंग। सो जो आपका इंडियन फिलोसफी है ये प्रमोट करता है सिंपल लिविंग को एंड लिमिटेड नीड्स को। कॉन्सेप्ट्स जैसे कि अपरिग्रह एंड मॉडरेशन गाइड्स ह्यूमंस टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। सो दीज आइडियाज सपोर्ट सस्टेनेबल लिविंग एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। सो द एम्फोसिस ऑफ ड्यूटी, दैट इज धर्म, also includes responsibility towards the environment.
सो जो ये आइडिया है ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल लिविंग को और इकोलॉजिकल बैलेंस को, ठीक है। और ये एम्फेसिस है जो ड्यूटी पे, दैट इज धर्म, ये इंक्लूड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। सो डिस्पाइट सच रिच फिलोसफिकल आइडियाज देयर इज अ गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी कि इतने ज़्यादा रिच फिलोसफिकल आइडियाज होने के बावजूद भी एक गैप रह जाता है थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन और ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज जो हैं ये बहुत ही कॉमन है मॉडर्न इंडिया में। रिचुअल वर्शिप ऑफ नेचर को समटाइम्स रिप्लेस किया जाता है रियल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए। जो सेक्रेट रिवर हैं दो वर्शिप आर हेविली पॉल्यूटेड, यानी कि जैसे जो गंगा यमुना है इनको ये सेक्रेट रिवर्स हैं, इनको वर्शिप तो किया जाता है बट ये बहुत ही ज़्यादा हेविली पॉल्यूटेड है। सो दस द फिलोसफिकल विजन हैज़ नॉट ऑलवेज ट्रांसलेटेड इनटू इफेक्टिव एनवायरमेंटल एक्शंस। In conclusion, we can say that the Indian philosophy offers a profound and holistic vision of the environment based on harmony, respect and responsibility. जो आपका इंडियन फिलोसफी है ये क्या करता है, एक प्रोफाउंड और होलिस्टिक विजन देता है एनवायरनमेंट को, दैट इज बेस्ड ऑन द हार्मनी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इसकी स्ट्रेंथ है वो लाई करती है एथिकल वैल्यूज में, स्पिरिचुअल यूनिटी में और नॉन वायलेंस टुवर्ड्स द नेचर में। सो हाउएवर टू एड्रेस द प्रेजेंट एनवायरमेंटल चैलेंज, यानी कि जो प्रेजेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए इन आइडियाज़ को हमें रियल लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू पॉलिसीज, एजुकेशन एंड कलेक्टिव एक्शन. So only then can the true environmental vision of Indian philosophy be realized. Now we will move to the next question. Analyze the theories of decline of Harappan civilization. So the Harappan civilization, also known as the Indus Valley civilization, was one of the earliest urban civilization of the world. हरप्पन सिविलाइजेशन क्या है आपका, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये आपका वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। ये फ्लरिश हुई थी आपकी अराउंड 2600 to 1900 BCE इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड प्रेजेंट डे पाकिस्तान। सिटीज़ जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, धोलावीरा, लोथल, ये क्या है आपके एडवांस टाउन प्लानिंग को शो करते हैं, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और ट्रेड नेटवर्क्स को शो करते हैं। हाउएवर हमें देखने को मिलता है कि आफ्टर 1900 BC जो ये सिविलाइजेशन है इट बिगैन टू डिक्लाइन। सो हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज को, ठीक है, एक्सप्लेन किया है या फिर प्रपोज किया है इस डिक्लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कोई भी सिंगल थ्योरी को फुली एक्सेप्टेड नहीं किया जा सकता और जो मोस्ट स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो मल्टीपल फैक्टर्स थे वो एक साथ काम किए इसके डिक्लाइन के लिए। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल चेंजेस, जो आपकी एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है आपकी इन्वायरमेंटल चेंज की। साइंटिफिक स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि एक बहुत ही मेजर शिफ्ट हुआ था क्लाइमेट में जिसकी वजह से रेनफॉल रिड्यूस हो गया था। रिवर्स जैसे कि घग्गर, हाकरा, जिसको कि ऑफन आइडेंटिफाई किया जाता है सरस्वती, वो ड्राइड अप हो गई थी और उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया था। सो सिंस एग्रीकल्चर बहुत ही हेविली डिपेंडेंट था रिवर वाटर पे, तो इस वजह से फूड प्रोडक्शन भी बहुत इफेक्ट हुआ। फ्लड्स आए कुछ एरियाज़ में और कुछ एरियाज़ में ड्रॉट्स आए, उसकी वजह से लाइफ बहुत डिफिकल्ट हुई, जिसकी वजह से लोग क्या हुए, फोर्स हुए टू अबैंडन द सिटीज़ एंड मूव टू द रूरल एरियाज। डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। सो एग्रीकल्चर क्या था, बैकबोन था आपके हरप्पन इकोनॉमी का। सो क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण और सॉइल एग्जॉशन के कारण फ्रॉम द कंटिन्यूस फार्मिंग एग्रीकल्चर जो आउटपुट था वो डिक्लाइन हुआ। तो एज फूड प्रोडक्शन रिड्यूस, तो इसकी वजह से क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ, ट्रेड और क्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी सफ़र हुई। सो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था मेसोपोटामिया के साथ वो भी डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक बेस था हरप्पा की सिटी का वो वीक बन गया। सो दिस इकोनॉमिक डिक्लाइन मेड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन द लार्ज अर्बन सेंटर्स। इस इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से क्या हुआ, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया लार्ज अर्बन सेंटर्स को मेंटेन करना। टेक्टोनिक मूवमेंट्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। सो कुछ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स और टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे थे उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ। एविडेंस जो हमें मिलते हैं सडन स्ट्रक्चरल डैमेजेस के सिटीज़ में जैसे कि मोहनजोदारो में, ये आपका क्या करता है, नेचुरल डिजास्टर को सजेस्ट करता है। जो ये डिजास्टर हैं इन्होंने रिवर कोर्स को ऑल्टर किया था और डैमेज किया इरिगेशन सिस्टम को, मेकिंग द सिटीज अनइनहेबिटेबल ओवर टाइम। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, दैट इज नाउ लेस एक्सेप्टेड। सो अर्लियर हिस्टोरियंस ने क्या किया था, प्रपोज किया था कि जो आपका हरप्पन सिविलाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय हुआ था बाय इन्वेडिंग द आर्यंस। So, however, modern archaeological evidence does not strongly support large-scale invasion और warfare. तो जो modern archaeological evidence है वो इसको strongly support नहीं करते हैं क्योंकि इसके लिए हमें कोई ज़्यादा invasion के वो warfare या फिर
हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले, तो आजकल क्या है, जो ये थ्योरी है इसको बहुत ही वीक कंसिडर किया जाता है और इसको लार्जली रिजेक्ट किया जाता है। ग्रेजुअल अर्बन डिक्लाइन, सो रीसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट द डिक्लाइन वाज ग्रेजुअल। जो आजकल की स्टडीज़ हैं, रीसेंट स्टडीज़ हैं, वो सजेस्ट करती हैं जो इसका डिक्लाइन था वो ग्रेजुअल था, ना कि सडन। सिटीज़ स्लोली लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, पॉपुलेशन डिक्रीज हुई एंड पीपल शिफ्टेड टू स्मॉलर रूरल सेटलमेंट्स। अर्बन फीचर्स लाइक स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स, सील्स एंड राइटिंग डिसअपियर्ड ओवर द टाइम। जितने भी अर्बन फीचर्स थे जैसे कि स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स हो गए, सील्स हो गए या फिर राइटिंग हो गई, वो डिसअपियर हो गई थी ओवर द टाइम। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज नॉट कॉज बाय अ सिंगल रीजन। यानी कि जो डिक्लाइन हुआ था हरप्पन सिविलाइजेशन का, वो किसी सिंगल रीजन के कारण नहीं हुआ था। इन्वायरमेंटल चेंजेस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, नेचुरल डिजास्टर एंड ग्रेजुअल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन टुगेदर लेड्स टू इट्स डिक्लाइन। यानी कि मल्टीपल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस था ट्रांसफॉर्मेशन का, रादर देन अ सडन कोलैप्स, सो मार्किंग द एंड ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन कल्चर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द राइज ऑफ मगध अंडर द मौर्यन एम्पायर। यानी कि मौर्यन एम्पायर के अंडर मगध का कैसे राइज हुआ वो हमें समझाना है। सो द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यानी कि जो मौर्यन एम्पायर का राइज था वो एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। सो एट द सेंटर ऑफ दिस पावरफुल एम्पायर वॉज मगध। मौर्यन एम्पायर का जो सेंटर था वो था आपका मगध, जो एमर्ज हुआ एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। जो मौर्यन रूलर्स थे उन्होंने मगध को ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम अ रीजनल किंगडम into the heart of the first large empire in India. Now we will look the background of Magad. So Magad was already an important kingdom before the Mauryas. यानी कि मगध क्या था, पहले से ही एक important kingdom था, ठीक है। It had earlier rulers like Bimbisar and Ajatashatru who expanded in its influence. इसके बहुत अर्लियर रूलर्स थे जैसे कि बिम्बिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, जिन्होंने इसके इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड किया था। मगध में क्या है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, रिच आयरन डिपॉजिट्स हैं एंड इट हैड कंट्रोल ओवर द ट्रेड रूट्स। सो जो इसकी कैपिटल है, मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र, वो लोकेटेड थी आपकी कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मेजर रिवर्स पे, जो उसको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर बनाता है। तो इस एडवांटेज की वजह से हेल्प हुई मगध को बिकम द बेस ऑफ मौर्यन पावर। रोल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सो द रियल राइज ऑफ मगध बिगेन विद द चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि जो असली राइज था मगध का वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बिगैन हुआ। सो विद द गाइडेंस ऑफ चाणक्य, दैट इज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने गाइडेंस ली चाणक्य की, दैट इज कौटिल्य। चंद्रगुप्त ने क्या किया, नंदा रूलर्स को ओवरथ्रो किया और उन्होंने मौर्य एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट किया अराउंड 321 BCE। मगध एक पॉलिटिकल हार्ट बना इस एम्पायर का। चंद्रगुप्त ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को बिल्ड किया, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्ड किया और एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को बिल्ड किया जिसने कि मगध की पोजीशन को स्ट्रेंथन किया। एक्सपेंशन अंडर द बिंदुसार। सो जो चंद्रगुप्त था उसने चंद्रगुप्त को सक्सीड किया था आपके उसके सन ने, बिंदुसार ने। उसने एक्सपैंड किया था एम्पायर को बियॉन्ड द मगध इनटू सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। दो लेस इन नोन अबाउट हिज रेन बट बिंदुसार मेंटेन यूनिटी एंड स्टेबिलिटी। यानी कि बिंदुसार ने क्या किया था, यूनिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा। मगध कंटिन्यूड टू बेनिफिट एज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन एंड मिलिट्री कंट्रोल। अशोका एंड द पीक ऑफ द मगध। सो जो ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर थे वो आपके अशोक थे, ठीक है। अंडर हिम द एम्पायर रीचेस इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। यानी कि अशोक के अंडर जो एम्पायर था वो अपनी पीक पे पहुंच गया था। कलिंग वॉर के बाद क्या है, अशोक ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था और प्रमोट किया उन्होंने पीस, मोरालिटी एंड गुड गवर्नेंस। मगध क्या था, एक सेंटर बना लर्निंग का, रिलीजन एंड कल्चर का। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन हैं और पिलर्स हैं उसने स्प्रेड किया है मौर्यन अथॉरिटी को एंड वैल्यूज अक्रॉस द एम्पायर। In conclusion, we can say that the rise of Magad under the Mauryan Empire was due to strong leadership, strategic location, economic resources and efficient administration. यानी कि जो राइज हुआ था मगध का मौर्यन एम्पायर के अंडर वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के कारण हुआ था, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ था। सो जो मौर्यन रूलर्स थे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया मगध को इनटू द पॉलिटिकल, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, लीविंग अ लास्टिंग लेगेसी इन इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।